नमस्कार सैनिक भाइयों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी सैनिक भाइयों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक या सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जिस ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर कई महीनों से लगातार बैठे हुए हैं और धरना दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, सरकार ने क्या जवाब दिया है, उस सभी के बारे में आज के वीडियो में बात करूंगा। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक सर्कुलर जारी किया है। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट देखिए, इसका सब्जेक्ट है इशू रेज बाय एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन रजिस्टर्ड। दिस डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीविंग सर्वाइवल representation from ex-servicemen and their association related personally and other matter respect by armed force personnel. This regard, after going through representation received in section, some of issue have been completed. Basis in information available section, the point wise comment on issue are under. तो साथियों इन्होंने ये कहा है, जो हमारे पूर्व सैनिक संगठन हैं उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई थी, तो उनके रिगार्डिंग इन्होंने उसका जवाब दिया है। इसमें जो पहला इशू था वो था फिटमेंट फैक्टर का, जिसमें जेसीओज और ओआर को 2.57 से दिया गया और ऑफिसर को 2.81 से दिया गया, जिसके बारे में हमारे पूर्व सैनिक संगठन ने उसको बराबर देने के लिए बताया था। तो उसके बारे में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है पे बैंड 1, 2, 3 इनको जो दिया गया है 2.57 से दिया गया है, और इसके बाद में 2.62 से जिसको दिया गया है, जो PB2 और PB3 वाले हैं उनको 2.67 से दिया गया है, और जो HAG लेवल वाले हैं उनको 2.8 से दिया गया है। इसके अलावा चीफ या कैबिनेट सेक्रेटरी जो उनके बराबर वाले हैं उनको 2.68 से दिया गया है, ये इन्होंने बताया है। इसमें कुछ भी इन्होंने ये नहीं बताया है क्यों नहीं दिया गया और क्यों दिया गया है, बस इन्होंने ये बताया है किसको कितना दिया गया है पे बैंड के हिसाब से। अगला इशू है दोस्तों ओआरओपी प्रीमेच्योर वालों को क्यों नहीं दिया गया है, उसके बारे में बताया इन्होंने। तो इन्होंने यही बताया है इसमें, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर 7/1/2015 एंड 4/1/2023 फॉर रिवीजन पेंशन अंडर ओआरओपी पर्सनल हु टू गेट डिस्चार्ज ऑन 1/7/2014 देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रिलीवेंट रूल्स नॉट entitled to benefit OROP principle of OROP गवर्नमेंट लेटर नंबर 7/11/2015 हैज बीन होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 16/3/2022। इन्होंने यही बताया है जो 1/7/2014 के बाद में आए हैं उनको OROP नहीं दिया गया, उनको लागू नहीं है। और इन्होंने लेटर का हवाला दिया गया जो 7/11/2015 को एक लेटर निकाला गया था, उसे वो होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही मानना है, उसके हिसाब से इन्होंने OROP प्रीमेच्योर को नहीं दिया है। अगला इशू है इक्वल MSP का। तो इसके लिए इन्होंने ये बताया है जो 6th CPC था तब से ये MSP जो है JCO जो OR को लागू करी गई है, उससे पहले वाले हैं जो 5 CPC वाले हैं उनको नहीं दी जाएगी ये, और उसके बाद इसको बढ़ाकर 2000 रुपये पर मंथ करा गया, और 7 CPC के हिसाब से 6/2/2013 को इसको MSP को और बढ़ाया गया, बढ़ा के 5/2/2022 के हिसाब से MSP को सर को 15,500 और JCO जवाहर को 5200 रुपये से करे गए। तो सैनिक भाइयों, अगर इशू था इसमें ये OROP इसका जो फायदा हुआ है जवान को कम हुआ है, होनररी रैंक और ऑफिसर को ज़्यादा हुआ है OROP 2 में, इसके बारे में। तो इन्होंने यही बताया है, क्या बताया है, OROP रेट एवरेज मैक्सिमम पेंशन रैंक ऑफ पार्टिकुलर क्वालिफाइंग सर्विस लाइव डाटा रिटायरीज ऑफ ईयर 2018 पेंशन दोज ड्राइविंग अबव एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड।
द अबव पॉलिसी equally applicable for officer JCOs. Further, the policy is government issue Ministry of Defence letter number 7/11/2015 has been upheld. Honorable Supreme Court 16/3/2022 वाइड केस नंबर 419/2016 बाई द इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट। तो उन्होंने यही बताया है कि जो आप लोगों के ORP-2 का बेनिफिट दिया गया है वो मैक्सिमम जो पेंशन के हिसाब से दिया गया है, जो एवरेज पेंशन है जिसकी, और जो एवरेज पेंशन 2018 की उसके हिसाब से सभी को उसका बेनिफिट दिया गया है, जो भी पेंशन पॉलिसी है उसके हिसाब से। जो 7/11/2015 को इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर निकाला था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठीक पाया है। 16/3/2022 को जो रिट पिटीशन का फैसला आया था एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट ने जो डाला हुआ था उसकी तरफ से, उसी हिसाब से सभी को दिया गया है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बताया है। आगे इन्होंने बताया अगला, रिक्वेस्ट ऑफ ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल सर्विस पेंशन, यानी कि जो हमारी विधवाओं की पेंशन है वो सर्विस पेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये स्टेटस दिया है, एज पर एक्जिस्टिंग पॉलिसी ऑनरेडी पेंशन फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड 30% and 50% recoverable unamountment and normal rate enhanced rate respectively. This provision by equality applicable of officer and jawan. There are no change executive policy or recommendation of standing committee of defense 2016-17 पैरा 16-32 report regarding increase the pension widow equal the pension of decreased soldier was constitution with the and same not found feasible the implemented. 7CP has also examined the issue, not recommended change in the existing roles family pension. तो साथियों इन्होंने ये कहा है कि जो ऑनरेडी फैमिली पेंशन है वो कैलकुलेट करी जाती है 30% और 50% के हिसाब से, जो नॉर्मली होता है। उस प्रोविज़न को अफसर और जवान दोनों के लिए ही बिल्कुल बराबर है, ये पॉलिसी दोनों के लिए बराबर है। और जो कमेटी की रिपोर्ट है 2016-17 की, जिसमें पैरा नंबर 16 से 32 में जो रिपोर्ट में इसमें इसके बारे में बताया गया था पहले भी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अगला इशू है दोस्तों, डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर एंड जेसीओज, यानी कि जो हमारे जेसीओज और ऑफिसर की जो डिसेबिलिटी पेंशन थी दोनों की अलग अलग होती है कि सभी की डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होनी चाहिए। तो इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है, एज पर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट फॉर ऑल रैंक्स इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्म रेट। डिसेबिलिटी एलिमेंट इज 30% recoverable an amount and 100% disability subject reduction in case of disability, then 100% service element calculated and 50% recoverable an amount in when the disability pension service 100% disability is 80% और recoverable और no change in the existing policy। यानी जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है उसमें जो 100% वाली होती है वो 80% के हिसाब से उसमें 80% के हिसाब से उसकी पेंशन दी जाती है, और जो 50% होता है उसकी 30% के हिसाब से दी जाती है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। रिक्वेस्ट फॉर, अगला जो इशू है वह है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन पर्सनल रिटायर्ड सर्विस 15 ईयर्स एंड द पार्टिसिपेट 1965 एंड 1971 वार, यानी कि जो 1965 और 1971 के वार वाले हैं और जिनकी सर्विस 15 साल से कम है उनको भी सर्विस पेंशन देनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। तो इसमें इन्होंने बताया, एज पर एग्जीक्यूटिव पेंशन रूल इन द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस अर्निंग सर्विस 20 ईयर इन केस ऑफ द कमीशन ऑफिसर, 15 ईयर्स केस ऑफ द पर्सनल वेलो ऑफिसर रैंक। फर्दर इज नो स्पेशल प्रोविजन द एग्जीक्यूटिव सेट द प्रोविजन मिनिमम qualifying service answer respect in the personal the participate any war operation। तो इन्होंने यही कहा है
जो अफसर के लिए 20 साल है कम से कम मिनिमम सर्विस, और जवान के लिए 15 साल है। इससे नीचे के लिए कोई प्रोविजन पेंशन देने का नहीं है। अगला साथियों डिमांड इनहेंस, अगला जो इशू है 8 नंबर, डिमांड इन्हेंसमेंट रिजर्विस्ट पेंशन एंड ग्रांटिंग बेनिफिट और OROP देन। जो रिजर्विस्ट पेंशन है उन्हें OROP का फायदा मिलना चाहिए, उसका ग्रांट मिलना चाहिए। तो इन्होंने इसमें क्या बताया, एज पर पॉलिसी रिजर्वाइस्ट हु हैज नॉट रिस्पेक्ट ऑन दिस सर्विस पेंशन शैल बी ग्रांटेड कंप्लीमेंशन इन दी प्रिस्क्राइब्ड कंबाइंड कलर रिजर्व क्वालिफाइंग सर्विस लेस 15 ईयर्स। सेम का सेम वही बताया है जो पहले वाले में 7 नंबर में दिया गया था कि 15 साल से कम सर्विस वालों को यह बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, और मिनिमम पेंशन जो 9,000 सरकार ने करी हुई है। सैनिक भाइयों, अगला इशू है डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ लास्ट ड्रॉ, यानी कि जो हमने लास्ट सैलरी ली है उसका 75% पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो हमारी पेंशन कैलकुलेट करी जाती है 50% के हिसाब से करी जाती है, 50% पे पेंशन कैलकुलेशन करी जाती है डिफेंस फोर्स पर्सनल की, लेकिन अभी कोई इसके लिए कोई प्रोपोजल नहीं है इसे बढ़ाने के लिए। अगला इशू है दोस्तों बेनिफिट ऑफ MSCP एक्सटेंडेड टू प्री 2006 रिटायरीज आल्सो, यानी कि जो MSCP है वो 2006 से पहले वाले रिटायर को भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बताया है जो MSCP है वो 2006 से पहले वालों को नहीं दी जा सकती, उनका इम्प्लीमेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूल बना है 2006 को बना है, स्कीम जो आई है स्कीम के आने के से पहले वालों को इसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। स्कीम आने के बाद वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि प्री 2006 वालों को ये नहीं दी जा सकती है। अगला इशू है इम्प्लीमेशन रिकमेंडेशन OMGC, यानी कि 1 मेंबर जुडिशियल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है जो OMGC की रिपोर्ट है वो सबमिट करी हुई है OROP के लिए, एग्जामिनेशन में है भी, वो उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं आया, उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। 13 बताया है पेमेंट ऑफ एक्सग्रेटिया अवार्ड ECO SSCO पार्टिसिपेटिव 1965-1971 वार। जो 1965 और 1971 का वार में जिन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था उनको एक्सग्रेटिया अवार्ड मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट, उस पेमेंट का बेनिफिट होना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया है जो भी एक्सग्रेशिया वाले हैं इस बेनिफिट के बाहर हैं, उन्हें इसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। और लास्ट में अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन कर दिए गए हैं BL मीना के, और इन्होंने इसको इस जगह पे भेजा है AG/PS5 को, DPNAV को, DAV एयर हेडक्वार्टर को, CGDA पेंशन को, डिफेंस पेंशन ग्रीवेंस को, इन सभी को ये लेटर भेजा गया है। तो साथियों कुल मिलाकर ये है जो हमारे सैनिक भाइयों ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, जो हमारे जवानों की दिक्कत थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है, न ही उसके बारे में कुछ उसका सोल्यूशन निकाला गया है, सिर्फ उसका स्टेटस बताया गया है। यही बताया गया है कि आपको ये नहीं दी जा सकती है, किस कारण से नहीं दी जा सकती है, किस प्रकार से आपको ये दिया जा रहा है, सिर्फ यही बताया, लेकिन उसका कोई भी किसी तरह का कोई भी हल नहीं निकाला गया है। तो आज के वीडियो में यही थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, और इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस सर्कुलर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।